हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सोशियोलॉजी क्लासेस पे। तो आइए देखते हैं आज का पहला प्रश्न क्या है। तो आज का पहला प्रश्न है, स- सदस्यों की समान वंश परंपरा के आधार पर संगठित समूह को क्या कहते हैं? प्राथमिक समूह, गौड़ समूह, अंतर समूह या वंश समूह? तो इसको कहेंगे हम, एक वंश की परंपरा पर आधारित समूह को वंश समूह कहा जाता है। अगला है, कुआर शब्द का अर्थ होता है पत्नी की गर्भावस्था में जादू टोना करने वाला पति। दूसरा है, दूसरी संतान के जन्म के समय पहली संतान की देखरेख करने वाला पति, या पत्नी की प्रसव अवस्था के उपरांत होने वाले या समय में होने वाले असहाय होकर रहना, या पत्नी द्वारा संतान को सुरक्षित जन्म देने हेतु अनुष्ठान करके वाले पुजारी की तरह पति का रहना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। जब प्रसव अवस्था में पत्नी जिस प्रकार की प्रक्रियाएं करती हैं या दर्द सहती हैं, पति उसका अच्छा नाटक करता है, तो उसी को कुआड़ कहते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में नातेदार इस शब्दावली में अहम को इंगित करने वाला शब्द बोध कराता है। तो सहोदर भाई बहन वाली पीढ़ी के संबंधों का, विवाह जन संबंधों का, या अगली व पिछली पीढ़ी के वंशागत संबंधों का। तो कोड दिया है 1 2 3, 1 2 3 या 2 3 1 3। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 2 3, तीनों सही हैं। अगला, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। नीचे दिया है, पहले की सूची में आवास, दूसरे में किसके साथ कौन सा संबंध रखता है। तो जो मात्र स्थानिक होगा उसका संबंध हो जाएगा वधू के माता पिता का घर। दूसरा होगा पितृ स्थानिक। तो पितृ स्थानिक वर के माता पिता के घर में रहना पितृ स्थानिक कहलाता है। मातुल स्थानिक आवास वधु के मामा के यहाँ, या उभय स्थानिक आवास, तो उभय स्थानिक वर या वधु किसी के यहाँ माता पिता के यहाँ रहना उभय स्थानिक कहलाएगा। हाँ, तो एक चीज़ आपको बता दें, कुछ लोग कहते हैं कि पीजीटी के लिए यह क्वेश्चन अनिवार्य नहीं है। और क्यों अनिवार्य है? इसमें पीजीटी में जैसे आपको पूछ लेगा कि मातृ स्थानिक आवास किसे कहते हैं, पितृ स्थानिक आवास किसे कहते हैं, यह सिंगल रूप में प्रश्न पूछता है, न कि ऐसे जटिल प्रश्न पूछता है। लेकिन नेट में ऐसे जटिल प्रश्न पूछता है ज़्यादा करके, और अन्य एग्जामों में भी ऐसे ही प्रश्न पूछता है। तो यह पीजीटी के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, इसलिए आप लोग ज़रूर देखें। अगला, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत समगोत्र विवाह से प्रतिबंध हटाया गया है? हिंदू विवाह विधि मान्यता अधिनियम 1949, या हिंदू विवाह अधिनियम 1954, हिंदू विवाह निर्योग्यता निराकरण अधिनियम 1946, या हिंदू विवाह अधिनियम 1955। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के तहत समगोत्र विवाह से प्रतिबंध हटाया गया, अर्थात एक ही गोत्र में विवाह कर सकते हैं, और इसके संबंध केवल सपिंड विवाह अभी भी 1955 के अनुसार बाधित है। अगला, कनिष्ठाधिकार नियम होता है सबसे पहली संतान को माता पिता की संपदा का उत्तराधिकार मिलना, या सबसे अंतिम संतान को माता पिता की संपदा का उत्तराधिकार, या जीवित बची संतान के पारिवारिक संपदा का उत्तराधिकार मिलना, या पुत्रियों को शामिल न करते हुए पुत्रों को पारिवारिक संपदा का पूर्ण अधिकार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, कि कनिष्ठाधिकार, अर्थात जो सबसे छोटा पुत्र हो उसको माता पिता की संपत्ति का उत्तराधिकार मिलना। अगला कथन है, पारंपरिक हिंदू समाज में हिंदू विवाह के मुख्य उद्देश्यों का सही क्रम है। तो यह सबसे ज़्यादा पूछा जाता है प्रश्न, अगर हिंदू विवाह से रिलेटेड प्रश्न आता है तो इसमें से कोई भी पूछ लेता है। तो इसका सही क्रम क्या है? तो जो हिंदू विवाह का मुख्य उद्देश्यों का सही क्रम होगा धर्म, प्रजा और रति। तो राइट आंसर टी हो जाएगा। अगला है, कुछ सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। सूची 1 में विद्वान है और सूची 2 में परिवार का मत। तो आइए देखते हैं। तो मार्गन, पहला है मार्गन, वेस्टरमार्क, विल्फार्ड, मार्डाक, और यहाँ दिया है मार्गन, मानव समाज के प्रारंभ में न तो विवाह था और न ही परिवार। तो यह कथन मार्गन से ही संबंधित है। इन्होंने समूह विवाह या स्वच्छंद संबंध बनाने की बात कही है प्रारंभिक स्वरूप में, अर्थात किसी प्रकार का विवाह स्वरूप नहीं पाया जाता। सबसे पहले स्वच्छंद कोई भी किसी से भी संबंध बना सकता था, ऐसा होता था। और इन्होंने 5 प्रकार के उद्विकास के चरणों की बात की है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 का 1, मानव समाज के प्रारंभ में न तो विवाह था और न ही परिवार। अगला है वेस्टरमार्क, पुरुषों द्वारा कब्जा जमाने की भावना परिवार की उत्पत्ति है। तो यह कथन वेस्टरमार्क से संबंधित है। कहीं कहीं पूछ लेगा, ईर्ष्या के तहत, पुरुषों को ईर्ष्या के तहत परिवार पर आधिपत्य करना, या ऐसे ही कुछ पूछ लेता है। तो जहाँ पे
पुरुष अगर ईर्ष्या के तहत परिवार का निर्माण पूछा जाए तो वह स्टार मार्क से संबंधित है। अगला है विल्फाल्ट। तो विल्फाल्ट ने सारे पारिवारिक मामलों में माँ की सर्वोच्च सत्ता का महत्व विल्फाल्ट ने बताया है। और विल्फाल्ट की पुस्तक है द मदर। किसकी? मदर, द मदर में इन्होंने यह बताया है कि परिवार की प्रारंभिक उत्पत्ति मातृसत्तात्मक है। अगला है मार्डाक। परिवार एक बहुप्रकार्यात्मक संस्था है। तो यहाँ पूछता है किसने परिवार के प्रकार्यात्मक संस्था माना है, तो यह मार्डाक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पहला। 1 2 3 4 सभी अर्थात सुमेलित है, एक तरह से देख लीजिए। अगला है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आधुनिक राजनीतिक प्रणाली में सत्ता आधुनिक राजनीति प्रणाली में शक्ति तथा सत्ता का सम्मिश्रण होता है क्योंकि उनके जनसाधारण के मामलों में विनियमित करना पड़ता है। तो कथन ए हमारा सही है। अगला है शक्ति एवं सत्ता दो अलग अलग चीज़ें हैं। व्यक्ति द्वारा स्वतंत्र निर्णय लेने की क्षमता को शक्ति कहते हैं, जबकि सत्ता का संबंध पद से होता है। पदाधिकारी के लिए बिना सत्ता के काम करना संभव नहीं है। तो यह भी कथन सही है। अगला है शक्ति और सत्ता एक ही बात है, वे दोनों एक साथ चलती हैं। तो यह गलत है। जब शक्ति को वैधता प्राप्त हो जाती है तब वह सत्ता कहलाती है। यह कथन किसका है? मैक्स वेबर का। तो जब दोनों एक ही तथ्य नहीं, शक्ति अलग है सत्ता अलग है, लेकिन जब शक्ति के अंतर्गत वैधता जुड़ती है तभी सत्ता बनता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा 1 और 2। अगला निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संपत्ति, शक्ति और प्रतिष्ठा तक समान पहुँच अंतः सामाजिक संस्करण है। तो समान जब पहुँच होगा तो वहाँ सामाजिक संस्करण कहाँ होगा? वहाँ पे एक वर्ग के अंतर्गत रखा जाता है। जो शक्ति और संपत्ति, शक्ति और प्रतिष्ठा के अंतर्गत समान पहुँच पे रहते हैं तो उन्हें वर्ग के रूप में परिभाषित किया जाता है, न कि संस्करण। तो इसका राइट आंसर अगला है संपत्ति, शक्ति और प्रतिष्ठा अलग अलग पहुँच अंतः सामाजिक संस्करण है। तो यह कथन सही है। और संपत्ति, शक्ति, प्रतिष्ठा तक असमान पहुँच ही अंतर सामाजिक स्तरण है। तो यहाँ सामाजिक स्तरण के बारे में यह कथन है। तो यह हमारा 2 और 3 सही होगा, जबकि यह वर्ग के संबंध में यह कथन ज़्यादा सही लगता है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा 2 और 3, तो सी। अगला, किसने यह बताया है कि प्रभावशाली भूमिका निर्वहन, भूमिका आवंटन को सुनिश्चित करने के लिए सामाजिक संस्करण की आवश्यकता होती है? मुरे और पार्सन्स, डेविस और पार्सन्स, पार्सन्स और वेबर, या डेविस और मुरे? तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। डेविस और मुरे का मानना है कि प्रभावशाली भूमिकाओं के निर्वहन और भूमिका आवंटन को सुनिश्चित करने के लिए सामाजिक स्तरीकरण अति आवश्यक है। निम्नलिखित में से कौन सा विभेदीकरण का बोध कराता है, न कि स्तरीकरण का? तो वर्ग, महिला पुरुष के बीच सामाजिक भेदभाव, जाति या लिंग? तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। लिंग विभेदीकरण का बोध कराता है, स्तरीकरण का नहीं। अगला, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संस्करण प्रकार्यात्मक सिद्धांत के अनुसार कौन से कथन सही होंगे? सामाजिक संस्करण की आवश्यकता, सामाजिक संस्करण एक आवश्यकता है, यह कथन सही है। सामाजिक पदों की लंबी चौड़ी भिन्नताओं को भरने हेतु समाज के व्यक्ति सदस्यों में चुनाव कराना पड़ता है। तो यह कथन गलत है। अगला है, हर पद के लिए सर्वश्रेष्ठ प्रतिभाशाली व्यक्तियों को आकर्षित करने के लिए समाज अलग अलग प्रतिफलों के प्रणाली स्थापित करता है। जैसे कि चपरासी के लिए अलग, एक अधिकारी के लिए अलग अलग क्या कहते हैं, प्रतिफल स्थापित करता है, जिसके लिए सब आकर्षित होते हैं। तो इसका राइट आंसर 3 भी सही होगा। सामाजिक संस्करण के प्रकार्यात्मक सिद्धांत के अनुसार यह एक समाज को सुचारू रूप से चलाने के लिए आवश्यकता है। पहला, सामाजिक स्तरण एक आवश्यकता है, और दूसरा यहाँ पे हो जाएगा कि हर पद के लिए सर्वश्रेष्ठ प्रतिभाशाली व्यक्तियों को चुनाव करना पड़ता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 और 3 सही है। अगला है, अध्यापन और प्रवचन, प्रशासन और सुरक्षा, कृषि और वाणिज्य, सेवाएं एवं शारीरिक श्रम जैसे वर्ण व्यवस्था को 4 प्रकार्यात्मक समूहों की आवश्यकता के परिणाम के रूप में विभाजित किया गया है। तो इसे क्या कहेंगे? ऑप्शन दिया है, सामाजिक जीवन शैली के आधार पर विभाजन, महिला पुरुषों में सामाजिक भेदभाव के आधार पर यह विभाजन किया गया है, या सामाजिक श्रेणियों के आधार पर विभाजन किया गया है, या श्रम के आधार पर विभाजन। तो यहाँ प्रश्न है, अध्यापन और प्रवचन, प्रशासन एवं सुरक्षा, कृषि एवं वाणिज्य, सेवाएं और शारीरिक श्रम। तो यह श्रम विभाजन के आधार पर विभाजन किया गया
है कि यहाँ सबका विशेषीकरण कार्य है। अध्यापक का कार्य होगा पढ़ाना, प्रशासन कार्य सुरक्षा व्यवस्था को बनाए रखना, कृषि का कार्य उत्पादन करना, वाणिज्य का कार्य भौतिक वस्तुओं का उत्पादन करना, और वहीं सेवाएं भी उसी के अंतर्गत शामिल होगी। जबकि मजदूर शारीरिक श्रम अर्थात मजदूर वर्ग होगा। तो इन सबका अलग अलग अपना अपना विशेषीकरण कार्य है। तो यह श्रम के आधार पर विभाजन किया गया है यहाँ पे। अगला प्रश्न है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। जजमानी व्यवस्था की संस्था में निहित है जातियों का प्रकार्यात्मक अंतर्निर्भरता और अनुपस्थित भूस्वामित्ववाद, यह कथन गलत है। और गांवों में विभिन्न समूहों की परिस्थिति में असमानता देखने को मिलती है, यह भी सही है। तो इसका राइट आंसर 1 और 3 हो जाएगा। तो राइट आंसर हमारा बी होगा कि जजमानी व्यवस्था में जातियों की एक प्रकारात्मक अंतर्निर्भरता पाई जाती है, अर्थात एक कार्य के लिए एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं। अर्थात कमीन और जजमान, जो कमीन होता है वह जजमान के ऊपर निर्भर रहता है आर्थिक रूप से, और जबकि कमीन जो होता है वह जजमान जो होता है वह सेवाओं को प्राप्त करता है। अगला है, पारंपरिक समाज में उस व्यवस्था जिसके आधार पर यह अपेक्षा होती है कि प्रत्येक जाति समूह अन्य जाति समूहों को कुछ मानकीकृत सेवाएं प्रदान करेगा, उसे कहते हैं जमींदारी व्यवस्था, तिनकठिया व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था या जजमानी व्यवस्था। तो अभी ऊपर हमने देखा है तो उसे हम जजमानी व्यवस्था कहेंगे कि जब एक जाति दूसरे जाति के समूह पर सेवाओं के लिए निर्भर करती है। अगला, सबसे पहली प्रभावी जाति की अवधारणा किसने दी है? तो इसमें सबसे पहले प्रभावी जाति की अवधारणा एम.एन. श्रीनिवास ने दिया है। अगला है, सूची 1 में अवधारणा, सूची 2 में अवधारणा का अर्थ दिया है। तो इन दोनों को सुमेलित करना है। तो आइए देखते हैं। अवधारणा है संस्कृतिकरण, पाश्चात्यकरण, आधुनिकीकरण, विमुक्ता। तो संस्कृतिकरण क्या होगा? तो संस्कृतिकरण वह होता है जिसमें एक नीची जाति ऊंची जातियों का तौर तरीकों का अनुकरण करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संस्कृतिकरण का 4। पाश्चात्यकरण क्या होता है? तो पाश्चात्यकरण जो होता है ऊंची जातियों को उन्नत जीवन शैली को अपनाना ही पाश्चात्यकरण कहा गया है। वहीं आधुनिकीकरण का तात्पर्य है धार्मिक दृष्टिकोण की जगह से धर्मनिरपेक्ष दृष्टिकोण लाना ही आधुनिकीकरण है। और विमुक्ता, तो विमुक्ता का हो जाएगा कि अपने समूह से व्यक्ति की विरक्ति होना विमुक्ता कहलाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए 4, 2, 3, 5। अगला कथन है, आर रोस्टो के अनुसार आर्थिक वृद्धि के 4 चरणों की 5 श्रेणियां होती हैं, निम्नलिखित में से कौन सी इन श्रेणियों में नहीं आती? पारंपरिक समाज, उत्पतन के लिए पूर्व शर्त, उत्तर औद्योगिक समाज, परिपक्वता के लिए जोश। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। तो पारंपरिक समाज को आर्थिक दृष्टि के चरणों के रूप में इन्होंने विभाजित नहीं किया है। अगला है, अनुसूचित क्षेत्रों में वाले हर राज्य के राज्यपाल को भारतीय संविधान की किस अनुसूची में आदिवासियों के हित की शक्तियां दी गई हैं? अर्थात आदिवासियों के हित के लिए राज्यपाल कार्य कर सकता है, ऐसी शक्ति उसे भारतीय अनुसंधान संविधान में किस अनुसूची में दिया गया है? 5वीं, 8वीं या चौथी या तीसरी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए 5वीं अनुसूची में भारत के हर राज्य के राज्यपाल को यह शक्ति प्रदान की गई है कि वह अनुसूचित जाति या आदिवासियों के हित में कार्य कर सकता है। अगला है, एम.एन. श्रीनिवास के अनुसार भारत ग्रामीण समुदाय के सामाजिक संगठन में ऐच्छिक सदस्यता की इकाई क्या है? तो ऐच्छिक सदस्यता की इकाई क्या होगी? जाति, वंश परंपरा, परिवार या दल? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। ऐच्छिक सदस्यता हम दल में किसी भी दल से अपने इच्छा के अनुसार जुड़ सकते हैं, जबकि जाति हमारा प्रदत्त परिस्थिति होगा। परिवार में भी आप अपने हिसाब से नहीं चुन सकते कि आप हम किस के यहाँ पैदा होंगे, और वंश परंपरा भी हम अपने हिसाब से नहीं चुन सकते। तो इसका राइट आंसर डी होगा दल। दल में हम अपनी इच्छा के अनुसार किसी भी दल को में शामिल हो सकते हैं। तो अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता पूर्व काल के दौरान ग्रामीण भारत में अंतरजातीय संबंध अधिकांशतः निम्नलिखित में से किसके द्वारा परिचालित होते हैं? परस्परता या प्रभुत्वता के संबंध, सेवाओं के आदान प्रदान, शासकीय अभिजात वर्ग के संबंध, या अपने पन की भावना पर आधारित संबंध। तो स्वतंत्रता के पूर्व काल के दौरान भारतीय ग्रामीण में अंतरजातीय संबंध पाया जाता है सेवाओं के आदान प्रदान से, अर्थात जजमानी व्यवस्था से। आज भी जजमानी व्यवस्था कहीं कहीं देखी जाती है। तो इसका राइट आंसर हमारा बी हो जाएगा। अगला है, लैमर्ट द्वारा भारतीय फैक्ट्री के अध्ययनों में निष्कर्षों
से निम्नलिखित में से किस कथन की पुष्टि होती है? अर्थात लैमार्क ने भारतीय फैक्ट्रियों के अध्ययन के संबंध में क्या निष्कर्ष प्रदान किए हैं? फैक्ट्री की सामाजिक संरचना में पारंपरिक सामाजिक संरचना के अनेक तत्व होते हैं। अपनी उन्मुक्तता को भारतीय फैक्ट्री व्यवस्था मूलतः प्रभावशाली है। भर्ती हेतु भारत में फैक्ट्रियां सभी के लिए खुली हैं। फैक्ट्रियों की नियुक्ति में ऊर्ध्वगामी गतिशीलता निश्चित होती है। तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। लैमार्क ने कहा कि फैक्ट्री की सामाजिक संरचना जो बनी है एवं पारंपरिक संरचना के कुछ तत्व उसमें दिखाई देते हैं। उत्तर औद्योगिक समाजों में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता पाई जाती है? अत्यधिक उत्पादन हेतु कठोर उद्यम, अत्यधिक प्रतिस्पर्धा, विशाल औद्योगिक अशांति या सावकाश का बाहुल्य। तो यहाँ थोड़ा डाउट में है यह क्वेश्चन, क्योंकि आंसर की में इसका आंसर डी दिया है, सावकाश काल का बाहुल्य, जो कि हमें सही नहीं लग रहा है। इसमें या तो सूचना संचार जैसे शब्दों का प्रयोग होना चाहिए था या सेवा क्षेत्रों की बाहुलता होना चाहिए था, ऐसे शब्द होना चाहिए था। तो हम सेवा क्षेत्र को मान के यहाँ सावकाश की जगह सेवा क्षेत्रों का बाहुल्य मान सकते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तर औद्योगिक समाजों में निम्नलिखित में से आर्थिक कार्यकलाप में से कौन से क्षेत्रों का अधिक प्राधान्य होगा? तो उत्तर औद्योगिक काल में प्राथमिक क्षेत्र अर्थात कृषि का प्राधान्य होगा? नहीं। प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र नहीं, तृतीय क्षेत्र नहीं। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। द्वितीय एवं तृतीय क्षेत्र अर्थात औद्योगिक होगा और सेवा क्षेत्र, यह तीनों शामिल होंगे उत्तर औद्योगिक समाजों में दोनों। अगला है, निम्नलिखित में से किसने लोक नगरी निरंतरता शब्दावली को जन्म दिया है? आर ई पार्क, आर रेडफील्ड, आर डेहरनडॉर्फ या बी मालिनोवस्की। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, आर रेडफील्ड के द्वारा लोक नगरी निरंतरता की बात कही की है। अगला है, भारत में मुद्रा संबंधी निम्नलिखित में से किसके हाथ में है? अर्थात मुद्रा की संबंधी प्रभुता किसके हाथ में है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, योजना आयोग या वित्त मंत्रालय। तो इसका राइट आंसर होगा बी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मुद्रा संबंधी प्रभुता रखता है। आज का आखिरी प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एक मानवीय पूंजी है? उद्योग से प्रतिफल, बचत से प्रतिफल, शिक्षा से प्रतिफल या व्यापार से प्रतिफल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, शिक्षा से प्रतिफल एक मानवीय पूंजी है। तो आज की वीडियो यही समाप्त करते हैं। वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर से जरूर दबाएं। और यह क्वेश्चन जो शॉर्ट में छोटे क्वेश्चन है उसमें पीजीटी की लेवल के भी क्वेश्चन आ सकते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं पूछा जाएगा। कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि, और जो मल्टीपल ऑप्शन या मल्टीपल मैच कराने का दे देता है, मल्टीपल ऑप्शन दे देता है, तो उनमें से कुछ एक तथ्य को उठाकर पीजीटी में पूछा जा सकता है। बाकी यह पीसीएस और नेट के लेवल के क्वेश्चन है, पीसीएस और नेट के लेवल के क्वेश्चन है, क्योंकि यह पीसीएस पीवाईक्यू यूपीएससी पीवाईक्यू से संबंधित क्वेश्चन है। तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।